हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रेणु शर्मा। और हम कर रहे हैं क्लास 7th की हमारी बुक है जो हमारा पर्यावरण, उसका चैप्टर नंबर 3 आज हम करेंगे। चैप्टर नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 है हमारी बदलती पृथ्वी। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी की 3 अलग अलग परतें होती हैं और उनमें अलग अलग तरह की शैलें पाई जाती हैं। तो स्थलमंडल के अंदर जो प्लेट्स पाई जाती हैं उनको हम कहते हैं स्थलमंडलीय प्लेट। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। यानी कि ये जो प्लेट्स हैं वो हमेशा कुछ न कुछ उनमें मूवमेंट होती रहती है धीमी गति से, लगभग 1 साल में कुछ मिलीमीटर के आसपास। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो ज्वालामुखी हैं पृथ्वी के अंदर, उनके अंदर जो मैग्मा होता है, लावा होता है पिघला हुआ, वो पृथ्वी की परतों के अंदर भी होता है अंदर की तरफ, और वो पिघली हुई अवस्था में है तो वो मूवमेंट करता रहता है उन प्लेट्स के बीच में, जिससे उन प्लेट के बीच में जो गति है वो आती रहती है। उनके बीच में दबाव बढ़ता है, तापमान बढ़ता है और उन प्लेट के बीच में जो स्पेस है कम ज़्यादा होता रहता है, जिनकी वजह से उन प्लेट्स में क्या हो जाती है, कुछ न कुछ मूवमेंट होती है, गति होती है, वो सरकती हैं एक दूसरे पर। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय गति में घूमता है। हमारी पृथ्वी क्या है, गोलाकार है तो उसमें परतें भी चारों तरफ ऐसे ही उसके अंदर क्या है, बनी हुई है। तो उन परतों के अंदर क्या है, मैग्मा है, लावा है पिघली हुई अवस्था में, और ये लावा भी वृत्तीय गति में ही घूमता रहता है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, परिवर्तन। ये प्लेटें गति करती हैं, सरकती हैं, जिससे पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उस पर भी हमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर ही विभाजित किया गया है, यानी जो फोर्स पृथ्वी के अंदर या बाहर की तरफ से लगते हैं जिससे उसकी सतह में परिवर्तन होता है और उसके अंदर गति आती है। तो ये गति किसको बेस मानकर विभाजित की गई है, उन्हीं बलों को, जिसके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, यानी एंडोजेनिक फोर्स। एंडो का मतलब है अंदर की तरफ, यानी जो फोर्स पृथ्वी पर अंदर की तरफ लगती हैं, अंदर से ही प्रोड्यूस होती हैं, उनको हम एंडोजेनिक फोर्स या अंतर्जनित बल कहते हैं। और जो बल पृथ्वी की बाहरी सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें हम बहिर्जनित बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न कर देते हैं पृथ्वी के अंदर, कभी उनका जो लेवल है उस गति का वो ज़्यादा होता है, और कई बार धीमी गति से भी वो बल पृथ्वी के ऊपर लगते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो भूकंप और ज्वालामुखी की जो घटनाएं होती हैं, भूकंप आ जाता है पृथ्वी पर, तो वो किस कारण आता है, पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें कुछ मूवमेंट पैदा होती हैं। जब वो एक दूसरे पर सरक नहीं पाती या सरकती हैं, या अचानक से उनके अंदर दबाव या तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होता है, एकदम से कुछ उनमें टकराव के कारण तरंगे पैदा होती हैं, और वो तरंगे बढ़ती बढ़ती पृथ्वी के ऊपर आ जाती हैं, और वहाँ पर क्या, उस एरिया के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, भूकंप आ जाता है, जिससे हमें पृथ्वी की बाहरी सतह पर कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऐसे ही ज्वालामुखी से भी क्या होता है, पृथ्वी के अंदर की प्लेट्स में जो मैग्मा है वो गति करता है, लावा, उससे प्लेट्स में गति पैदा होती है और ये लावा एकदम से फूट कर बाहर आ जाता है, जिससे कि पृथ्वी के अंदर की तरफ से बल लगने के कारण पृथ्वी के बाहरी सतह पर भी हमें कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। आगे ये फ्लो चार्ट हमें यहाँ पर गिवन है।
पृथ्वी की गतियाँ। देखो, पृथ्वी की जो गति है वो किसके कारण होती है? बल के कारण ही। और पृथ्वी पर दो टाइप के बल हो सकते हैं, अंतर्जनित जिनको हमने एंडोजेनिक फोर्स कहा था, और बहिर्जनित यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स। अंतर्जनित बल एक होते हैं आकस्मिक बल, जो एकदम से पृथ्वी पर बल लगता है, जैसे भूकंप के टाइम पे होता है, ज्वालामुखी, भूस्खलन, कोई पहाड़ सरकता है, उससे चट्टानें क्या होती हैं, सरक कर नीचे की तरफ गिरती हैं, भूस्खलन होता है। अंतर्जनित बल जैसे पटल विरूपण बल, जिससे कि पर्वतों का निर्माण होता है, पर्वत निर्माणकारी बल ये होता है, ये विनाशकारी होते हैं। और जो आकस्मिक बल हैं वो विनाशकारी होते हैं। पृथ्वी की गतियों में जो बहिर्जनित बल है उसमें क्या होता है? बाहर की तरफ, इससे अपर्दन भी होता है, जैसे पृथ्वी की जो बाहरी परत है उसका कटाव होना, अपर्दन होना, या फिर कहीं और से जो मिट्टी, कंकड़, पत्थर हैं वो बहकर दूसरी जगह आकर जमा हो जाते हैं, निक्षेपण जिसको कहते हैं, निक्षेपण होता है। तो बहिर्जनित बल के कारण क्या होता है? नदी, बहता जल, ये परिवर्तन हमें पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं, जिससे पवन चलती है, समुद्री तरंगें पैदा होती हैं और हिम नदियाँ बनती हैं। आगे है ज्वालामुखी के बारे में हम पढ़ते हैं। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये कुछ उभरी हुई संरचना पृथ्वी पर होती है, और उसमें से हमें यहाँ से ऊपर एक छिद्र देखने को मिलता है, जिसमें से वो लगातार गैसें, राख या फिर वो मैग्मा निकलता रहता है, जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। जब ज्वालामुखी सुप्त अवस्था में होता है तब ये इससे सिर्फ गैसेस या धुआं ही हमें बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, और जब वो सक्रिय हो जाता है तो एकदम से वो लावा फूटकर पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। तो यहाँ पर ज्वालामुखी का एक चित्र दिखाया गया है, जिसके अंदर ये रेड कलर से लावा है इसके अंदर, और ये जो यहाँ पर बना हुआ है इसको निकास कहते हैं, वेंट यानी वो रास्ता जहाँ से लावा निकलकर पृथ्वी पर आता है। और ये क्या है? जो गड्ढा पृथ्वी के ऊपर हमें देखने को मिलता है उसको हम क्रेटर कहते हैं। इस प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों में गति के करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, यानी जब वो प्लेटें नीचे से सरकती हैं तो उनकी जो गति के कारण जो सेंसेशन पैदा होती है, कंपन पैदा होती है, वो हमें पृथ्वी की सतह पर हम उसको फील कर पाते हैं। जैसे कि भूकंप के टाइम पे यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, यानी यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, मान लो यहाँ पर उसका सेंटर था, उद्गम स्थल था जहाँ से वो मूवमेंट पैदा हुई, और वो तरंगों के रूप में फैलता फैलता ऐसे उसके चारों तरफ उस एरिया में फैल जाता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान, यानी ये इसकी भूपर्पटी है अगर पृथ्वी की, तो इसके नीचे लेयर्स में जब हम जाते हैं वो जगह है जहाँ पर क्या होता है? वो कंपन आरंभ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र। ये उद्गम केंद्र है जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है। एक्चुअल जो सेंसेशन जहाँ से स्टार्ट होती है, उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकट स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, यानी इसके ऊपर पृथ्वी, ये पृथ्वी के नीचे है अंदर की तरफ, लेकिन जब यहाँ से तरंगें पैदा होती हैं और वो बढ़ती बढ़ती उस एरिया में फैल जाती हैं, तो वो इस टाइप से वृत्तीय क्षेत्र में फैल जाती हैं, और उस वृत्त का जो केंद्र होता है धरती की सतह पर उसे हम अधिकेंद्र यानी फोकस जिसको हम कहते फोकस, और ये एक होता है एपिसेंटर और एक फोकस होता है, इनको हम कहते हैं उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र। अधिकेंद्र पृथ्वी की सतह पर होता है, उद्गम केंद्र वह केंद्र है, वह बिंदु है जहाँ से वो कंपन पैदा हुआ है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में चलता है, यानी यहाँ से जैसे ये वाला अधिकेंद्र है, इससे जो तरंगे हैं ऐसे बाहर की तरफ जाती हुई हमें दिखाई देती हैं। अधिकेंद्र से तरंगों के अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, यानी जहाँ पर वो ये सेंटर होता है, अधिकेंद्र होता है, उसके आसपास के एरिया में बिल्कुल जो उसके पास हैं वहाँ पर हमें ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की जो तीव्रता है वो
कम होती जाती है। जैसे हम यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस पर जाते हैं तो ये कम विनाशकारी होता है यहाँ पर, इसकी वजह से जो लॉस है वो ज़्यादा होता है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। यानी जैसे ही हम यहाँ से दूर जाते हैं तो भूकंप की जो गति है वो कम हो जाती है उन एरियाज़ में। दूर के जो एरिया है वहाँ पर विनाश उसके कारण कम हो पाता है। आगे है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है गुजरात में भूकंप आया था, जो उसके कारण जो विनाश हुआ था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ढह गई थी और जान माल की भी बहुत ज़्यादा हानि देखने को मिली थी। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, हमें नहीं पता कि भूकंप कब आएगा, लेकिन उसके बिल्कुल कुछ ही टाइम पहले हम अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। कई चीज़ों से हमें ये साइन देखने को मिलते हैं कि भूकंप आ सकता है, और भूकंप आने से कुछ टाइम पहले जो मौसम जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो इसके बारे में अलर्ट उस जोन में कर देते हैं लोगों को। लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं, लेकिन अगर अचानक से भूकंप आता है तो उसके कारण ज़्यादा हानि होती है। अगर हमें पहले से ही अलर्ट किया गया हो कि भूकंप आ सकता है तो हम उससे बच जरूर सकते हैं। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगा लेते हैं। वहाँ पर रहने वाले लोग जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, यानी कि उदाहरण के लिए जैसे हम सोचें कि कुछ जानवर ऐसे हैं जैसे डॉग हो गया, मछलियाँ हो गई, तालाब में सांप हो गए, ये ऐसे कुछ जानवर हैं जो अल्ट्रासाउंड वेव्स को फील कर पाते हैं, उनको थोड़ा बहुत सुन पा सकते हैं इनकी सेंसेशन को, जिससे कि इनका जो व्यवहार है वो थोड़ा असामान्य हो जाता है और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ न कुछ आपदा आने वाली है। तालाब में मछलियाँ हैं जो वो ज़्यादा उत्तेजित हमें दिखाई देती हैं। जो डॉग हैं वो भौंकने लग जाते हैं ज़ोर ज़ोर से। सांप हैं जो वो पृथ्वी से निकलकर धरातल पर आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं भूकंप के कारण जब तबाही हुई थी। जैसे गुजरात के भुज में भूकंप के झटके आए थे 2001 में, और जिसकी जो रिक्टर स्केल पर हम भूकंप को मापते हैं कि कितने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, ये 6.9 की इंटेंसिटी का भूकंप आया था, इतनी तीव्रता का, और जो बहुत ही विनाशकारी होता है। लगभग 5 से ऊपर की तीव्रता के जो भूकंप आते हैं उनमें कुछ न कुछ हानि ज़रूर होती है। और यहाँ पे इसमें कुछ दिया हुआ है इसके बारे में। आगे है भूकंप से बचाव की तैयारी, कि जब भूकंप आने वाला होता है या कुछ हम फील कर पा रहे हो भूकंप जैसा, तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं। आग वाले स्थानों से हमें दूर रहना चाहिए। चिमनी या टूटी फूटी चीज़ों के आसपास ऐसी चीज़ें जो ढहने या गिरने वाली हों, थोड़ी जिनमें कम मजबूती हो, वहाँ पर हमें नहीं खड़ा होना चाहिए। और कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर उस टाइम पे हम स्टे कर सकते हैं, जैसे किसी मेज़ के नीचे या दीवार के किसी अंदर कोने में, या हम किसी खुले स्थान पर जा सकते हैं जहाँ पर हम अपने आप को सेफ कर सकते हैं। आगे है कुछ मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय या अपरदन नामक 2 प्रक्रम द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। यानी जिस भूमि को हम देख पा रहे हैं उस पर या अपक्षय होता है या फिर उसका अपरदन यानी कटाव हो सकता है। इसके कारण उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। यानी जब शैल टूटती हैं पृथ्वी की सतह के ऊपर तो उससे अपक्षय होता है। और भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के कारण होने वाले क्षय को क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। यानी हवा, जल की वजह से जो पृथ्वी के कण हैं, जो मिट्टी के कण हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, या नदियाँ अपने साथ जो मिट्टी बहा कर ले जाती है, मिट्टी का कटाव होता है, उसको हम अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को अपरदित यानी वहाँ से जो पदार्थ कट जाते हैं, जो मिट्टी हट जाती है, धूल कण, इस टाइप से
तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब उसको ले जाते हैं तो उसको हम निक्षेपण कहते हैं, और जब वहाँ पर उसका जमाव हो जाता है। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। आगे है नदी के कार्य। जो नदी जब बहती है तो हमने देखा होगा कि उसके किनारे कुछ न कुछ वहाँ से कट जाते हैं, जिसको हम अपरदन भी कहते हैं। यानी नदी के जल से दृश्य भूमि, जो भूमि हम देख पा रहे हैं, उसका क्या होता है, अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से नीचे की तरफ जो स्थान है यानी कठोर शैल पर गिरती है या किसी घाटी में गिरती है खड़े ढाल से, तो उसको हम कहते हैं जलप्रपात यानी झरना जिसको कहा जाता है। कोई ऊंची सी चट्टान होती है बड़ी सी, और उस पर से नदी का जल बहकर अचानक से जब नीचे गिरता है तो उसको हम कहते हैं वाटरफॉल, यानी कि झरना, जलप्रपात जिसको कहा जाता है। और ये जो शैल है जहाँ से ये गिरता है बहुत ही कठोर होती है। आगे है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है।